जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जनाब? कैसे हैं आप लोग? आवाज़ वो जब आ रही है मेरी या नहीं? जी सर। नो। अस्सलाम वालेकुम सर। चेक करो इसके बाद तो सही है। हाँ जी, आप बोलिएगा जरा, मुझे पता चले आपको आवाज़ आ रही है कि नहीं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह सर। हंसना है सर। ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर। अगर दो चार लोग आ जाएं फिर स्टार्ट करते हैं। जी सर। तो वो आपका क्वेश्चन था ट्रांसपेरेंसी वाला, ठीक है? तो जी सर। ट्रांसपेरेंसी वाला जो है ना, क्वेश्चन का आंसर इसी तरह से है कि अगर हमारे पास कोई ऐसा इमेज होगा ना कि जो ट्रांसपेरेंट होगा, जी पहले से सर। ट्रांसपेरेंट है, तो तब आपको फर्क बिल्कुल वाज़ेह नजर आएगा। आप कोई ऐसा इमेज लें जिसमें ट्रांसपेरेंसी है, ठीक जी है? सर। और उसको आप आरा पेंट में लोड करें, आप उसकी प्रॉपर्टीज चेक करें, वो आपको 24 बिट से बड़ा वाला यानी ट्रांसपेरेंसी के साथ नजर आएगा। और जब आप उसको कन्वर्ट कर लेंगे, व्हेन यू कन्वर्ट 24 बिट, तो उसकी वो ट्रांसपेरेंसी खत्म हो जाएगी। लेकिन दोबारा आप ट्रांसपेरेंसी में कन्वर्ट करेंगे तो फिर आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि ट्रांसपेरेंसी कौन सी वाली है, कितनी है। एक दफा आप ठीक। अगर 24 बिट में चले जाते हैं तो वापस जी आप सर। वैसे नहीं आ सकते जैसे आना चाहिए। ये भी एक क्वेश्चन है कि अगर हमारे पास 8 बिट इमेज हम लोगों ने लिया हुआ है, तो 24 बिट करने में क्या फायदा या नुकसान होता है? क्या वो पहले की तरह का 24 बिट हो जाता है या फर्क होता है? आप एक इमेज लें जिसकी मतलब हाई साइज हो, बड़ा साइज हो उसका, उसको आप जी सर। कन्वर्ट करें 8 बिट में। 8 बिट के बाद दोबारा 24 बिट में कन्वर्ट करें, यू सी के वो सेम साइज नहीं रहेगा उसको। तो वो सही। सेम साइज ना रहने की वजह भी यही होगी कि कि जो है ना, वो जब 256 कलर सिर्फ रह जाएंगे, जब वापस वो ओरिजिनल में आएगा तो वो मिलियंस की पॉसिबिलिटी तो है, वो मिलियंस कलर में कन्वर्ट नहीं होगा। ठीक है ना? ठीक। तो इसी जी तरह ब्रदर। इसी तरह से अगर आप जो ट्रांसपेरेंसी वाला इमेज की एग्जांपल दी है मैंने, वो ट्रांसपेरेंसी से जब आप जाएंगे नॉन ट्रांसपेरेंट मीडियम में, तो नॉन ट्रांसपेरेंट मीडियम में चले तो जाएंगे, लेकिन वापस कैसे आएंगे? आपके पास तो कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है कहाँ कहाँ आपने उसको ट्रांसपेरेंट रखा था। बाद में भी वो तो रिकॉर्ड लूज कर दिया आपने। जब जब भी आप लोअर बिट पे जाते हैं, आप हायर बिट की इंफॉर्मेशन लूज कर रहे होते हैं, तो आपके पास ठीक। कोई तरीका नहीं होता उसको वापस लेके आने का। ठीक है? जी सर। ये अंडरस्टैंड। ये एक नुकसान होता है, हमें हमेशा जो हायर बिट के इमेजेस हैं वो से बैकअप के तौर पर सेव रखने पड़ते हैं कि अगर हम लोग लोअर बिट में चले जाएंगे, अगर हम उसको मैनिपुलेट कर लेंगे, उसमें चेंजिंग कर देंगे, तो वो वापस अपनी ओरिजिनल हालत में कैसे आ सकेंगे। मेरी आवाज़ कम तो नहीं आ रही? अक्सर आपको मेरी आवाज़ आ रही है? यस सर, आ रही है आवाज ठीक आपकी। है, चलिए जी, अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, हम लोग स्क्रीन शेयर करता हूँ, मैं अपनी प्रेजेंटेशन खोल लूँ। तो डाउनलोड्स में कर लीजिए पिक्चर्स। चलिए, आज हमारा टॉपिक है जैकार्ड डिजाइनिंग। हम सीखेंगे कि ग्राफिक्स जो है वो रिप्रेजेंटेशन के लिए कैसे इस्तेमाल होते हैं। हमारी फैब्रिक की रिप्रेजेंटेशन ग्राफिक्स कैसे अच्छे तरीके से करते हैं, इसके बारे में हमने बात करनी है। तो लेट मी स्टार्ट माय स्क्रीन शेयरिंग। तो डेस्कटॉप शेयर होगा। हाँ जी, आप लोगों को मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है? जी सर। ठीक है ना? तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों ने ग्राफिक्स के बारे में बात करनी है कि ग्राफिक्स जो है वो कैसे हमारे कपड़े की करेक्टरिस्टिक को रिप्रेजेंट करते हैं। कपड़ा और ग्राफिक मुमासिल कैसे होते हैं, कैसे कैसे होते हैं।
और ये भी देखेंगे कि उनमें फ़र्क क्या होता है, कहाँ जाके वो फ़र्क आता है। फिर हमें इमेज को, अपने इमेज को चेंज करना पड़ता है। बाज़ दफ़ा इमेज हमारा ना काफ़ी होगा, वो उसकी ज़िक्र आज तो नहीं आएगा लेकिन आगे जाके आएगा, कि बाज़ दफ़ा हमारा ग्राफिक्स जो है या इमेज ना काफ़ी होगा, इस लिहाज से कि भाई वो हमारे कपड़े को सही तरह से रिप्रेजेंट करे, तो हम लोग उसके अंदर एडिशनल इंफॉर्मेशन डालनी पड़ती है। और इसी वजह से हमारे जो जो रेगुलर ग्राफिक के फॉर्मेट्स हैं, जिफ है, जेपीजी है, उनसे हट के हमें दूसरे फाइल फॉर्मेट्स इस्तेमाल करने पड़ते हैं, ताकि वो कपड़े की वो तमाम मालूमात जो हमें हमारे लिए स्टोर करना लाजमी हो, वो हम लोग खातिर खा तरीके से स्टोर कर सकें। इसी वजह से हम लोग फिर नॉर्मल जो इमेज के फॉर्मेट्स होते हैं, जेपीजी, जेएफ, टेफ वगैरह जो है, वो इस्तेमाल करने की बजाय वो ख़ास तरह के फॉर्मेट्स इस्तेमाल करते हैं। आज का ये लेक्चर का हिस्सा होगा, और फिर हम लोग इमेज प्रोसेसिंग, बेसिक इमेज हैंडलिंग, क्रॉपिंग, रिसाइजिंग, टर्निंग, ट्विस्टिंग, जो ये सब बेसिक चीज़ें सीखेंगे, क्या क्या कर सकते हैं हम लोग। ये हमारा लैब का काम होगा। कल के लैब के क्वेश्चन कुछ लोगों को थे जिनको क्वेश्चन है, जब वो लैब वाला हिस्सा स्टार्ट करेंगे तो वहाँ वो मुझसे पूछ सकते हैं, तो मैं उनको बता दूंगा कि भाई जो भी उनको प्रॉब्लम आए हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने सिमिलैरिटीज या डिससिमिलैरिटीज, ग्राफिक्स जो हैं वो कहाँ पर वीव डिज़ाइन के तौर पर इस्तेमाल होते हैं और कहाँ वो फेल होते हैं, और फिर उनको कैसे हम लोग उनको तोड़ निकालते हैं उनका। जो धागों की डिस्ट्रीब्यूशन है वो पिक्सल से कैसे कंट्रोल होती है। कॉन्सेप्ट ऑफ रेक्टेंगुलर पिक्सल, आमतौर पर स्क्वायर पिक्सल होता है लेकिन रेक्टेंगुलर पिक्सल हम इस्तेमाल करते हैं ये ऊपर वाले मसलों के लिए। और उसके अलावा पिक्सल डेंसिटी और डायमेंशन का क्या ताल्लुक होता है। और रिड्यूसिंग कलर के बारे में पहले कुछ जान चुके हैं, मजीद जानने के लिए हम लोग शायद आज के लेक्चर में हम बात नहीं, ये पांचवा टॉपिक हम आज बात नहीं करेंगे। हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट अगर हम लोग यही ग्रैप्स कर लें, अगर स्टूडेंट्स जो है इसी कॉन्सेप्ट को होल हार्टेडली समझ लें कि किस तरह से जो डेंसिटी होती है और डायमेंशन होती है वो पिक्सल के साथ साथ चेंज होती है, तो ये अच्छा खासा बड़ा कॉन्सेप्ट है। प्लीज़ इसको अच्छी तरह समझना है। ज़्यादा बातें नहीं, आज बातें थोड़ी कम है, काम शायद थोड़ा ज़्यादा होगा, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने ज़रूर समझना है। अच्छा जी, आगे चलते हैं फिर। अच्छा, आपने कभी कोई इमेज देखा है गौर से, करीब से? ये सेब नजर आ रहा है आपको लेफ्ट साइड पर? जो इस स्लाइड की जो बैकग्राउंड बनाई है मैंने, वो बैकग्राउंड इस सेब के वो पत्ते और जो सुर्ख सेब की जो कर्वेचर वाला हिस्सा है उसको मैंने बड़ा करके दिखाया है। तो आपको पत्ता और सेब आपको मैक्सिमम मैग्नीफाई होके नजर आ रहा है, इतना मैग्नीफाई हुआ है कि वो अपनी अपनी पिक्सल्स में कन्वर्ट हो गया, डबियों में कन्वर्ट हो गए। तो ये डबियां नजर आ रही हैं आपको? जी सर। ठीक है। तो आप जब कभी किसी इमेज को बहुत करीब से देखें, उसको बहुत जूम इन कर दें, तो वो दूर से तो बड़ा साबित और सालिम और मजबूत नजर आ रहा होता है, लेकिन जब आप उसे करीब से देखते हैं तो वो अपने रंगों में, छोटी छोटी डबियों में, पिक्सल्स में बट जाता है। तो कभी आपने इन डबियों को गौर से देखा है? क्या खास बात है इन बॉक्सेस की? सब लोगों को मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आवाज आ रही है। या सिर्फ बेटा आपको ही आ रही, बाकी लोग तो कोई भी नहीं बोल रहे? हाँ जी, जी सर, आ रही है आवाज। तो आपकी आवाज नहीं आ रही ना बेटा? मेरा माइक का इशू है। अच्छा, तो ये देखें, ये ये सारे बॉक्सेस है ना, ये स्क्वायर हैं, इनकी लंबाई और चौड़ाई बराबर है। डबियां जो है ना वो मुस्ततील नहीं है, रेक्टेंगुलर नहीं है। डबियां जो है चौकोर हैं। चौकोर डबियों की क्या वजह है? डबियां चौकोर क्यों होती हैं? डबियां गोल क्यों नहीं होती हैं? बेजवी क्यों नहीं होती हैं? स्टार शेप की क्यों नहीं होती हैं? सिर्फ ये जो पिक्सल्स हैं ये स्क्वायर शेप के क्यों होते हैं?
ये स्क्वायर शेप के बेटा इसलिए होते हैं कि हम जब हम तस्वीर चाहते हैं तो तस्वीर में ये ख्याल नहीं होता कि लंबाई में ज़्यादा पिक्सल होंगे पर यूनिट लेंथ, यानी कि अगर आप लंबाई के साइड पे मेजरमेंट करें या चौड़ाई के साइड पर मेजरमेंट करें, तो ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि जो जो पिक्सल है वो एक तरफ में ज्यादा आएंगे 1 इंच के अंदर और एक तरफ में कम आएंगे 1 इंच के अंदर। ये दोनों तरफ बराबर होते हैं, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई में नुक्तों का फैलाव जो है, नुक्तों के फैलने का मिकदार जो है, उनका जो डिस्पर्शन है, उनका जो स्प्रेड है वो बराबर होता है, वो एक जैसे नहीं होता है। इसलिए वो दोनों तरफ उनकी लंबाई और चौड़ाई बराबर होती है, और चौड़ाई और लंबाई बराबर हो अगर, तो वो शक्ल जो है वो मुरब्बा होती है, वो स्क्वायर होती है। तो इसलिए हम लोग जो जो भी तस्वीर खींचते हैं, कभी आप एक्सपेरिमेंट करें, अपने मोबाइल फोन से कैमरे से तस्वीर खींचें किसी पत्ती की, किसी फूल की, किसी पेन की, पेंसिल की, और फिर आप उसको जूम इन करें। अगर आपका मोबाइल अलाउ करता है उसको बहुत ज़्यादा मैक्सिमम जूम इन करने का, या किसी और प्रोग्राम में खोल लें जो इजाज़त देता है उसको इस बात की, तो आप देखेंगे कि वो इमेज जो है टूट जाएगा अपनी छोटी डब्बियों के अंदर, और वो डब्बियां मुस्ततील कभी नहीं होंगी, वो हमेशा रेक्टेंगुलर होंगी। दूसरी जो शेप जो बराबर बराबर बढ़ती है दाएं और बाएं, वो सर्कल हो सकती है। सर्कुलर फॉर्म में पिक्सल इसलिए नहीं होते कि सर्कल एरिया कम से कम कवर करते हैं। सर्कल ऐसी शक्ल है जो किसी जगह पर कम से कम एरिया कवर करने के लिए बनाई गई होती है, जबकि जो मुरब्बा है वो ज्यादा से ज्यादा जगह को घेरने के लिए बनाया होता है। क्योंकि हम लोगों ने तस्वीर में जगह घेर के किसी चीज का इंप्रेशन देना होता है, इसलिए गोल पिक्सल इस्तेमाल नहीं करते हम लोग, इसलिए हम लोग चौकोर यानी कि मुरब्बा शक्ल के, स्क्वायर शक्ल के पिक्सल इस्तेमाल करते हैं। अब यहीं पर तनाज़ा हमारा हो जाता है। पिक्सल्स जो हैं वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं? हम्म? एक पिक्सल जो होता है तस्वीर में, लास्ट क्लास में हमने बात की थी, एक पिक्सल तस्वीर में, एक जो पिक्सल होता है वो कपड़े में किस चीज का इजहार करता है? हमने ब्लैक और व्हाइट डॉट की बात की थी ना लास्ट क्लास में। जी सर। तो ब्लैक डॉट का सर क्या अप और मतलब है? डाउन के हाँ, यानी कि जो एक पिक्सल है, अप। यस, एक पिक्सल है वो अप का बताता है, अगर वो ब्लैक है, अगर व्हाइट है तो वो डाउन का बताता है। तो पिक्सल ये बताता है कि कपड़े में धागे की हालत क्या है, धागा ऊपर से गुजर रहा है या नीचे से गुजर रहा है। तो धागे की हालत का बताना पिक्सल का काम है। तो लेकिन वहां पर ये भी तो कंट्रोल होता है ना कि कितने पिक्सल हैं, चौड़ाई में कितने पिक्सल हैं या लंबाई में कितने पिक्सल हैं। तो एक पिक्सल चूंकि एक धागे की हालत को बताता है, तो ना सिर्फ पिक्सल धागे की हालत को बता रहा होता है, बल्कि धागे को खुद भी बता रहा होता है कि धागा मौजूद है या नहीं है। जितने धागे मौजूद होंगे उतने ही क्या होंगे? पिक्सल होंगे। पिक्सल पिक्सल। होंगे। इसका मतलब है कि विड्थ में जितने पिक्सल हैं हमारी कपड़े की चौड़ाई में उतने धागे हैं, और लेंथ में जितने पिक्सल हैं इसका मतलब है हमारे कपड़े की लंबाई में उतने पिक्सल हैं। तो कपड़े की लंबाई और चौड़ाई तस्वीर में मौजूद नंबर ऑफ पिक्सल विड्थ वाइज और तस्वीर में मौजूद पिक्सल लेंथ वाइज जो है वो वहां से पता चलेगा। तो जो कपड़े के अप और डाउन पिक्सल बताता है, कपड़े की में कितने धागे हैं वो पिक्सल की तादाद विड्थ में बताता है, कपड़े की लंबाई में कितने धागे हैं वो लेंथ वाइज पिक्सल की तादाद बताती है। फिर इमेज की किसी तस्वीर में पिक्सल्स जो होते हैं वो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कितना फैलाव है उनका, उसको मापने के लिए एक चीज बोली जाती है जिसको कहते हैं डीपीआई, डॉट्स पर स्क्वायर पर इंच बोलते हैं। अगर मुरब्बा, अगर पूरा मतलब प्रिंट की बात करेंगे तो ये स्क्वायर इंच हो जाता है। अगर खाली इमेज की बात करें और आमतौर पर एक डायरेक्शन की बात करें, लेंथ की या विड्थ की बात करें, तो इसको हम कहेंगे डॉट्स पर इंच, स्क्वायर इंच की बजाय इंच। ठीक है। तो हम लोग इंच जब कहते हैं तो फिर हम लोग एक तरफ में माप रहे हैं कि एक तरफ में 1 इंच के अंदर कितने पिक्सल्स हैं। तो हम कहते हैं ना, आपने कभी सुना होगा यार, ये 300 डीपीआई पे प्रिंट करना, या ये 300 डीपीआई का कागज है, इसका क्या मतलब होता है? हम लोग किसी तस्वीर को हमने प्रिंट करना होता है ना, तो हम उसको सेव करने के लिए 300 डीपीआई पे करते हैं। इसका मतलब है कि उसके 1 इंच में 300 नुक्ते होते हैं, हर 1 इंच में
लंबाई में देखें या चौड़ाई में देखें, आपको हर तरफ उसके 300 नुक्ते नजर आएंगे। तो 1 स्क्वायर इंच में कितने नुक्ते हो जाएंगे जो प्रिंट के लिए तस्वीर होगी? 300 DPI अगर विड्थ वाइज हो और 300 DPI लेंथ वाइज हो, तो 300 ज़रब 300 कितना हो गया? यार जाग रहे हो, सो रहे हो सारे तुम लोग? आवाज नहीं आ रही मेरी? हेलो? क्लास हाजिर है, मैं कल ही भी लगा यार। मुझे लग रहा है मुझे आपकी मेरी आवाज नहीं जा रही है आप लोगों तक। आपको आवाज आ रही है मेरी भाई? हेलो? आप लोगों को मेरी आवाज नहीं आ रही? हेलो? 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 आप लोगों को मेरी आवाज नहीं आ रही? हेलो? अब ऐसा आवाज आ रही है आपको मेरी? हेलो? जी क्लियर है सर। यस सर, आपकी आवाज आ रही है। आप लोग मेरी बात का जवाब नहीं दे रहे थे ना। तो मैं बात कर रहा था डीपीआई की ना। तो डीपीआई की बात तब समझ आएगी जब आप लोग रिस्पॉन्ड करेंगे। डीपीआई की बात समझ आई है? अगर एक इमेज के अंदर 300 DPI हैं विड्थ वाइज और लेंथ वाइज, तो 1 स्क्वायर इंच में कितने डॉट्स होंगे उस कागज पे जो प्रिंट किए जाएंगे? 600। नहीं, 300 × 300 होंगे ना। 90,000 सर। 90,000? इतने क्या इतने डीपीआई की हमें कपड़े में जरूरत होगी? अगर एक डीपीआई का मतलब वेफ्ट की एंड पिक्स पर इंच हो और एक डीपीआई का मतलब वार्प के एंड्स पर इंच हो, तो क्या ये इतने हमें डीपीआई की जरूरत होगी कपड़े में? नहीं होगी, बट आमतौर पे नहीं होगी। आमतौर पे कम डीपीआई पे हमें कम पिक्सल्स पे हमारा काम चल जाएगा, ठीक है? तो डीपीआई की समझ आ रही है कि नहीं आ रही बेटा? जी सर आ गई है। ठीक है। यस सर। तो इसी तरह से हम जब हम लोग डीपीआई को पिक्सल से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास उसकी डायमेंशन, कपड़े की डायमेंशन, इमेज की डायमेंशन आ जाएगी। सिमिलरली अगर ये बात कपड़े के लिए क्लास से कर रहे हो तो कपड़े में उसकी कपड़े की विड्थ, लेंथ या विड्थ आ जाएगी, ठीक है? लेकिन जो चीज फर्क होती है ना, वो ये होती है। आमतौर पर जो लेफ्ट साइड पर देख रहे हैं ना, अगर वो ये जो सेब था ना, सेब हमारा, उसी सेब का रेड वाले हिस्से को मैंने बड़ा करके देखा है। इतना बड़ा किया है कि मुझे उसके अकेले अकेले पिक्सल नजर आ रहे हैं। ऑन दी लेफ्ट वो
पिक्सल्स हैं जो कि आम तौर पर एक इमेज के अंदर नजर आते हैं, और ये पिक्सल जो होते हैं ये स्क्वायर फॉर्म में होते हैं। दैट इज वाई लंबाई और चौड़ाई में जो पिक्सल हैं वो बराबर होते हैं। ठीक है, लेकिन ऑन दी राइट मैंने तकरीबन जो एंड्स पर इंच है ना वो हाफ कर दिए हैं। पिक्स पर इंच जो है वो उतने ही रखे हैं, या पिक्स पर इंच के मुकाबले में एंड्स पर इंच जो है ना वो मैंने हाफ कर दिए हैं। हाफ करने से क्या हुआ है कि वो जरा फैल गए हैं। तो जो फैलने की वजह से आप देखें कि वो जो विड्थ डायरेक्शन में जो कॉलम्स हैं उनकी विड्थ ज्यादा होगी है, जो रोज हैं उनकी विड्थ नहीं ज्यादा हुई। तो जब आप लोग जैसे जैसे अगर डीपीआई रिप्रेजेंट करता है वाप के या वेफ के धागों के मुमासिल होता है, उनकी डेंसिटी के मुमासिल होता है एंड्स पर इंच के या पिक्स पर इंच के, तो कपड़े में आमतौर पर एंड्स पर इंच और पिक्स पर इंच बराबर नहीं होते हैं। तो बराबर ना होने की वजह से जो तस्वीर है हमारी यहाँ आके फेल होती है। इमेज की रिप्रेजेंटेशन में कपड़े के लिहाज से यहाँ लैग करती है कि कपड़ा जो है वो हम आम तौर पर लंबाई और चौड़ाई के धागे धागे उनके एक जैसे नहीं होते उसके फैलाव के लिहाज से। मिसाल के तौर पर वाप के धागे मोटे हो सकते हैं, वेफ के धागे बारीक हो सकते हैं, तो जो मोटाई है उनकी वो भी अकोमोडेट करनी पड़ेगी फासले के लिहाज से। तो ये एक चीज जो है ना वो वैसी नहीं बनती, इसलिए इमेजेस को मॉडिफाई करना पड़ता है हमें अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। जैसे हमने बाकी फॉर्मेट के लिहाज से देखा, अब उस इमेज के अंदर जाके पिक्सल की बात करते हुए भी देख रहे हैं। तो अभी मैं इसको डेमोन्स्ट्रेट करके भी दिखाता हूँ आपको ये क्या बात कर रहा हूँ। इसकी बाहर स्क्रीन की जो नजर आ रहा है इसकी समझ आई आप लोगों को? ठीक है, कि हम लोग जब कपड़ों को रिप्रेजेंट करेंगे ना तो बाज दफा हमारे जो पिक्सल्स हैं वो लंबाई चौड़ाई में बराबर नहीं होंगे। तो यहाँ से इस सारी बात से हमने ये सीखा है कि जो पिक्सल जो होते हैं ना वो कपड़े की नंबर ऑफ पिक्सल जो है ना वो कपड़े की विड्थ या लेंथ बन जाते हैं। चौड़ाई के जो पिक्सल्स हैं वो कपड़े की चौड़ाई बन जाएंगे, और लंबाई के जो पिक्सल हैं वो कपड़े की लेंथ बन जाएंगे। एक चीज जो इंपॉर्टेंट है, इन दोनों के दरमियान में एंड्स पर इंच और पिक्स पर इंच के दरमियान में जो रेशो है वो ये डिफाइन करेगी कि हमारा जो पिक्सल है वो चौकोर होगा या मुस्ततील होगा। मुस्ततील तब होगा जब ये रेशो बराबर नहीं होगी, और जिस तरफ ये रेशो कम होगी, जिस तरफ को जिसके कम एंड्स पर इंच होंगे उस तरफ का फैलाव बढ़ जाएगा इसका। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। क्या कहा है मैंने? कोई कोई रिपीट करेगा? मतलब सर अगर नंबर ऑफ एंड्स कम होंगे तो वो हमारा पिक्सल जो है वो चौकोर नहीं रहेगा, वो उतना उसका फैलाव ज़्यादा हो जाएगा। ये तो बात ठीक है, ये बात तो आपको पता चल गई कि रेशो जब बराबर नहीं होगी तो हमारा पिक्सल चेंज हो जाएगा। लेकिन किस तरफ को चेंज होगा, फैलाव किस तरफ ज्यादा होगा? जिस तरफ डेंसिटी कम होगी। जी सर। अगर एंड्स पर इंच कम होंगे तो उस तरफ फैलाव ज्यादा हो जाएगा, और अगर पिक्स पर इंच कम होंगे तो उस तरफ फैला, अगर दोनों बराबर होंगे तो वो स्केयर हो जाएगा। इन दोनों का फर्क है बेसिकली, रेशो है। ये लंबाई और चौड़ाई डेंसिटी के दरमियान में जो रेशो फर्क है, जो मसलन अगर एक तरफ भी 50 है और दूसरी तरफ भी 50 है तो 50 × 50 कितना हो जाएगा? आंसर एक आएगा ना। जी जब ये आंसर एक आएगा तो फिर ये स्क्वायर बनेगा। जब आंसर एक से कम आएगा तो एक तरफ को रुझान हो जाएगा, और आंसर जब एक से ज्यादा आएगा तो दूसरी तरफ को रुझान हो जाएगा। मसलन अगर हमने लेफ्ट ऊपर रखा हुआ है, वाप नीचे रखा हुआ है, और आंसर छोटा आता है, इसका मतलब है लेफ्ट कम है तो लेफ्ट में फैलाव बढ़ जाएगा। अगर हम लेफ्ट ऊपर रखे हुए हैं, वाप नीचे रखे हुए हैं, और आंसर एक से बड़ा आता है, इसका मतलब है वाप छोटे हो गए हैं, वाप में ये फैलाव बढ़ जाएगा। तो ये हम प्रैक्टिस करके देखते हैं, अभी आपको नजर आ जाएगा। दूसरा ये है कि अगर आप डीपीआई को यानी कि एंड्स पर इंच को पिक्सल यानी नंबर ऑफ वाप से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास डायमेंशन आ जाती है कि कपड़ा कितना चौड़ा होगा। मसलन अगर 80 एंड्स पर इंच है यानी 80 डीपीआई है, और आपके पास 800 धागे हैं, तो कितनी विड्थ बनेगी? ये देखें। 10 इंच। हाँ देखें, करके भी देख लेते हैं सारों के लिए। कि अगर आपके पास 800 थ्रेड्स हैं
और 800 थ्रेड का मतलब है कि आपके पास 800 पिक्सल्स हैं, ठीक है। और 800 पिक्सल्स और हर एक इंच में 80 थ्रेड्स हैं, तो इसको 80 से डिवाइड कर देते हैं, तो आपके पास 10 इंच का कपड़ा बनेगा। तो आप अगर आपके पास डीपीआई हैं और पिक्सल्स हैं तो आप बता सकते हैं कि इमेज का साइज क्या होगा। अभी आपने ऑन स्क्रीन अभी इसको देखना है, प्रैक्टिस करना है, ठीक है। अच्छा, और एक और बात जरूरी जो वो ये कि जो आम तौर पर जब हम लोग काम करेंगे इमेजेस में, तो हम लोग अपने डीपीआई यानी कि अपने एंड्स पर इंच और पिक्स पर इंच वार्प और वेफ्ट में 100 रखेंगे। 100 रखने का फायदा ये है कि इसको मल्टीप्लाई करना और आसान है, समझना आसान है। जितने 100 होंगे उतने इंच होंगे, जितने आधे 100 होंगे उतने आधे इंच होंगे, जितने पौने 100 होंगे उतना पौना इंच होगा, ठीक है। 1.75 यानी कि 175 पिक्सल का मतलब है 1.75 इंच। तो 100 रखते हैं इसको। और 100 रखने की एक और वजह यह भी है कि हमारे यहाँ आम तौर पर जो कपड़ा पहनने के लिए बनाते हैं उसमें वार्प के धागे 100 के करीब होते हैं, अंदाजन तकरीबन 100 के करीब होते हैं। 80 हो जाएंगे, कम जाएंगे, 75 हो जाएंगे, ज्यादा होंगे, 120 हो जाएंगे, 125 हो जाएंगे, 115 हो जाएंगे, 100 के करीब तर रहते हैं वार्प पर इंच, ठीक है। और वेफ्ट पर इंच तो वेरी करते हैं, वो कम से कम जाएं तो 32 भी चले जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा जाएं तो 130 भी हो जाते हैं, 180 भी हो जाते हैं। तो पिक्स चेंज होते रहते हैं। वार्प पर इंच तकरीबन 100 के राउंड रहता है, इसलिए हम लोग अपने इमेजेस को 100 पर डील करेंगे। लेकिन रिमेंबर, ये है उस कपड़े के लिए जो हम पहनने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर हम लोग बेड शीटिंग की बात करते हैं, अगर हम पर्दा क्लॉथ की बात करते हैं, कारपेट्स की बात करते हैं, कैनवस की बात करते हैं, या और किसी तरह के बहुत बारीक कपड़ों की बात करते हैं, तो वहां पर ये एंड जो है वो 200-300 तक चले जाते हैं। फिर हमें अपने इमेज को उसके मुताबिक डील करना पड़ेगा। लेकिन सिर्फ इस जगह पर ऑन दी एवरेज आम तौर पर हम लोग अपने जो भी काम करेंगे उसमें हम 100 डीपीआई पे काम करेंगे, 100 पर इंच के ऊपर हम काम करेंगे, ठीक है क्लास। ये था तारुफ। अब मैं आपको उसको डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ। तो हम लोग पहले एग्जांपल देखेंगे एक स्क्वायर और रेक्टेंगल पिक्सल कैसे होते हैं। चले मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो ये यहाँ पर इसको मैं भी बंद कर देता हूँ, ठीक है। तो ये देखें हमारी पहली एग्जांपल जो है, और इसको भी थोड़ी जरूरत पड़ेगी, इसको बाद में करते हैं। हम एक इमेज खोलते हैं, कोई एक जनरल इमेज खोल लेते हैं। लेट्स सपोज हम लोग 500 बाई 500 का इमेज खोलते हैं, ठीक है। 500 खोला था कि हमें उसकी डायमेंशन लंबाई चौड़ाई नजर आए स्क्रीन के ऊपर, इसलिए छोटा खोला है हम लोगों ने। अब हम लोगों ने अगर इसको जूम इन करें हम लोग, ठीक है, तो ग्रिड बाय डिफॉल्ट कंट्रोल जी से ग्रिड नजर आता है। कंट्रोल जी या व्यू में जाके यहाँ ग्रिड की ऑप्शन होती है, ग्रिड ऑन, ठीक है। ग्रिड ग्रिड नजर आए, ग्रिड टू नजर आएगा ना, तो ग्रिड की शो ग्रिड की ऑप्शन होती है कंट्रोल जी से, ठीक है। तो कंट्रोल जी दबाऊंगा तो नजर आ जाएगा, कंट्रोल जी दोबारा दबाऊंगा तो फिर ये नजर आना बंद हो जाएगा। कंट्रोल जी दबा के मैं इसको शो कर सकता हूँ या हाइड कर सकता हूँ। तो ग्रिड नजर आ रहा है, ये एक डॉट जो है ना एक पिक्सल है। अब देखेंगे ये स्क्वायर है, ये क्या है, स्क्वायर है। तो इसको कैसे पता है ये स्क्वायर की वजह होने की क्या है। मैं ये ट्रांसफॉर्म रीसाइज या रोटेट का आइकन है, मैं इसे ट्रांसफॉर्म का आइकन कहता हूँ। रिमेंबर, मेरा एक्सपीरियंस ग्राफिक के साथ थोड़ा सा इस सॉफ्टवेयर से बड़ा है। मैं इनकी जो डिस्क्रिप्टिव नेम्स है ना, आमतौर पर मैं आप देखा होगा पिछले लेक्चर में इसे पेंसिल कहा था, हालांकि ये फ्री हैंड ड्रॉ है, ठीक है। लेकिन असल में इनकी जो शक्ल है उस पर मैं ज़्यादा काम करता हूँ। मैंने इनके नाम जुबानी याद नहीं किए हुए हैं, इनकी शक्लें मुझे ज़्यादा याद है। तो ये जो नजर नजर आ रहा है ना, ये छोटे से बड़ा हो रहा है, स्केल अप हो रहा है, ट्रांसफॉर्म कहते हैं इसको, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेशन है, इमेज ट्रांसफॉर्मेशन है, इमेज का डायमेंशन चेंज कर रहे हैं। वैसे इसका सही नाम जो है वो है रीसाइज एंड रोटेट टूल या सिलेक्शन, ठीक है। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। अगर मैंने कोई चीज सेलेक्ट की होगी तो उस पर अप्लाई होगा, मैंने कोई चीज सेलेक्ट नहीं की हुई तो सारे इमेज पर अप्लाई होगा ये। अभी देखिए ये इसका मेन्यू है, ये बड़ा जबरदस्त मेन्यू है। ये मेन्यू आप अगर आप सीख जाते हैं तो आप काफी ज्यादा पेचीदगियां सीख जाते हैं। आपने ये ट्रांसफॉर्म का जो डायलॉग बॉक्स है ना, इसको अच्छी तरह समझना है बच्चे।
यहाँ पर किसी भी इमेज की ना तीन चीजें होती हैं बेटा, ये आपने, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, बहुत केयरफुली सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। एक इमेज के तीन चीजें होती हैं, ठीक है। जब हमारा आमतौर पर इमेज खाली होता है ना, तो हम लोग ये थ्रेड्स पर इंच या थ्रेड पर सेंटीमीटर कंट्रोल कर सकते हैं। हम चूंकि आमतौर पर ब्रिटिश सिस्टम में काम करते हैं, तो जनरली हम लोग थ्रेड पर इंच इंच में काम करते हैं। जब हम लोगों को ग्राफिक्स डील करने हो प्रिंटिंग के लिहाज से, तो मे बी हम लोग थ्रेड पर सेंटीमीटर के लिहाज से डील करते हैं। तो हम लोग थ्रेड्स पर इंच है, हमारा ताल्लुक डायमेंशन से धागों यानी कि ग्राफिक्स से कपड़े के दरमियान में ताल्लुक क्या है हमारा, थ्रेड टू इंच। एक थ्रेड इंच में कितने हैं, ठीक है, या सेंटीमीटर में कितने हैं, ये हमें स्पेसिफाई शुरू में करना पड़ता है। तो हम बाय डिफॉल्ट इंच में ले रहे हैं, और हम अपनी डायमेंशन भी जो मेजर करेंगे वो भी इंचेस में ही करेंगे। अब देखें, यहाँ बिल्कुल वाजे हो गया, बाय डिफॉल्ट हमारा ये आरा पेंट प्रोग्राम 100 डीपीआई पे ही इमेज खोलता है। यानी कि आप देखें, ये डेंसिटी इन विड्थ का मतलब है डीपीआई इन विड्थ, ठीक है, डीपीआई ऑफ विड्थ तो 100 लिए हुए हैं इसने, और डीपीआई ऑफ हाइट जो है इसने 100 लिए हुए हैं। इसका मतलब क्लियर कट है कि अगर हमारे 500 पिक्सल हैं विड्थ के और 500 पिक्सल हैं लेंथ के, तो अंडरस्टूड बात है कि वो इंचेस में 5 इंच विड्थ बनेगी और 5 इंच हाइट बनेगी, ठीक है। अगर मैं इसको मिलीमीटर में या सेंटीमीटर्स में या परसेंटेज में भी मैं कर सकता हूँ, तो आई विल कीप विद इंचेस, ठीक है। अब यहाँ पर एक ही निशान है, ये एस्पेक्ट रेशो का लॉक है। जब तक ये लॉक बंद रहेगा ना, तो ये कोई भी आपस में एक चीज को चेंज करेंगे, दूसरी खुद ब खुद चेंज हो जाएगी। मसलन मैं डायमेंशन कहता हूँ भाई, या मैं कहता हूँ कि ये 100 डीपीआई की बजाय मैंने 50 डीपीआई पे काम करना है। रिमेंबर, मैंने कौन सा चेंज किया है, सिर्फ डेंसिटी ऑफ विड्थ चेंज की है। आप देखेंगे डेंसिटी ऑफ हाइट खुद ही चेंज हो जाएगी जैसे ही मैं इस डायलॉग बॉक्स को छोड़ता हूँ। मैं कहीं और क्लिक करता हूँ, यहाँ क्लिक करता हूँ, तो आप देखें ये भी 50 हो गया है खुद ब खुद, ये तो मैंने किया है ना, तो ये खुद ब खुद 50 हो गया, ये भी 250 हो गया, ये भी 250 हो गया। लेकिन ये इंचेस 5 के 5 बराबर रहे हैं। इसके सामने ये जो ताले वाला निशान है, ये बंद किया हुआ हम लोगों ने। हमने कहा भाई हमने अपने ग्राफिक की साइज नहीं चेंज करना, जो आउटपुट साइज होगा वो बराबर रहे। लेकिन हमने कहा हमने हमने डीपीआई काम करने हैं, यानी कि थ्रेड्स पर इंच कम करने हैं। थ्रेड्स पर इंच कम करने से डायमेंशन तो वही रही, को टोटल साइज तो वही रहा, लेकिन पिक्सल्स हमारे आधे आधे हो गए। और आधे दूसरा खुद ब खुद चेंज क्यों हुआ है, उसकी वजह ये वाला लॉक है, एस्पेक्ट रेशो का लॉक। लंबाई और चौड़ाई में जो रेशो है, जो तनासुब है, वो बदले ना, उसको हमने ताला लगाया हुआ, बंद किया हुआ, जंजीर से बांधा हुआ है उसको हमने। तो ये पॉइंट समझ आया आप लोगों को, ये खुद ब खुद चेंज कैसे हुआ है? जी सर। ठीक है बेटा, ये सबसे मुश्किल चीज़ है जो बच्चों को समझ नहीं आती है। जब मैंने अपने यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाया था, जो बच्चे यहाँ पे हैं, अक्सा हैं और शायद एक बच्चा और अरीबा है गलबन, तो वो उन लोगों को ये बात याद आ रही होगी कि ये सर क्या होता है, हम एक चेंज करते हैं दूसरा खुद ही चेंज हो जाता है। उसकी वजह ये लॉक है। अगर मैं ये लॉक हटा देता हूँ और मैं कहता हूँ भाई साहब आपने हमारी विड्थ गलती से चेंज कर दी है, हमारी विड्थ तो 500 थी और मैं ये बाकी चीजें चेंज नहीं करता, इसको 500 कर दिया, इसको 250 ही रहने दिया है। अब जब मैंने लॉक खोल दिया तो मैं इंडिपेंडेंटली दोनों को चेंज कर सकता हूँ। अब देखिए मैंने इसको 500 किया तो ये खुद ब खुद 100 हो गया है, और ये 250 की वजह से ये 50 ही रहा है। अब अगर इसको मैं ओके करता हूँ, तो आप स्क्रीन पे देखना आपने क्या हुआ, पीछे जो बैकग्राउंड पे आ रहा पेन का मेजर स्क्रीन है, उस पे देखना क्या होना है। हम इसको ओके करते हैं, अब ये क्या हुआ है, कंप्रीहेंड हो रहा है, आपको समझ आ रही है क्या हुआ है, ऐसे क्यों हुआ है? क्यों भी अवैस, जैसे आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसे हुआ है आपके जी हाइट, बिल्कुल सर, वैसे। बिल्कुल वैसे ही हुआ, ठीक है। कि जो हाइट के डीपीआई थे वो आपने आधे कर दिए हैं, तो वो दुगने लंबे हो गए हैं आपके जो विड्थ पिक्स में, या विड्थ वाइज जो पिक्सल है वो दुगने लंबे हो गए हैं, ठीक है। हाफ हाफ का फर्क हो गया है। तो हाफ हाफ का फर्क क्यों हुआ है, दैट इज कि हम लोगों ने उसके जो हम लोगों ने उसे शरारत की है उसके मुताबिक उसने हमें रिजल्ट दे दिया उसका। अगर हम इसका उलट कर देते हैं, लेट्स सपोज हम कहते हैं जी हमने डेंसिटी जो है ना, इसकी डेंसिटी रखनी है 50 और इसकी डेंसिटी रखनी है हमने को ने 100। तो अब अगर मैं इसको ओके करता हूं तो अब क्या होगा,
रिमेंबर ये खुद ब खुद चेंज हो गया है। इसकी डायमेंशन मैंने पिछली दफा मैंने डायमेंशन चेंज की थी, पिछली दफा मैंने पिक्सल्स चेंज किए थे। मेरी हमारी डायमेंशन कपड़े का धागे का सॉरी ग्राफिक्स का इमेज का साइज वही रहा था, लंबाई चौड़ाई, लेकिन जो डीपीआई है खुद ही चेंज हो गए थे। अब की बार हमने डीपीआई चेंज किए हैं, लंबाई चौड़ाई बराबर रही है, लेकिन जो साइज है हमारे इमेज का वो खुद ब खुद चेंज हो गया है इन दोनों को चेंज करने की वजह से। लेकिन जब ओके करेंगे तो देखेंगे लंबूतरे दूसरी तरफ हो जाएंगे। ठीक है, तो ये है वो चीज जो कि हमारे पास आम ग्राफिक्स में हम लोग नहीं डील करते। आम ग्राफिक्स में ये स्क्वायर शेप के ही रहते हैं। लास्ट बात इसके अंदर ये है बेटा कि अगर मैं इसको लॉक कर देता हूँ तो मैं अगर डायमेंशन चेंज करता हूँ तो फिर मेरे पिक्सल चेंज हो जाएंगे, या अगर मैं पिक्सल चेंज करता हूँ तो डायमेंशन चेंज हो जाएगी। मैंने 10 इंच की विड्थ लेनी है तो वो खुद ब खुद वो यहाँ पर उसको साइज चेंज कर देगा। ओके करता हूँ तो यहाँ पर अब पिक्सल में चेंज नहीं आया, इसकी शेप में चेंज नहीं आया, लेकिन टोटल नंबर ऑफ साइज जो है 500 भी 500 हो गया, ये ऊपर आपको टाइटल बार में नजर आ रहा है इसके। ये वो चीज थी जो मैंने बताई, साइज चेंज कैसे होता है, डीपीआई चेंज करने से डायमेंशन कैसे चेंज होती है, और शेप ऑफ पिक्सल कैसे चेंज होता है अगर हम लोग रेशो चेंज करते हैं। ये तीनों चीजें बेटा मैंने आपको बता दी हैं। आज की आपकी प्रैक्टिस में भी शामिल है आपके ये वाली चीज। एक प्रैक्टिस आपने ये करना है, यू हैव टू टेक वन इमेज, देन यू आपने डीपीआई इंडिपेंडेंटली चेंज करने हैं। दोनों इमेजेस को आपने देखना है कि उसकी लंबाई चौड़ाई में क्या फर्क पड़ा है, उसकी अपीयरेंस में क्या फर्क पड़ा है। वो दोनों सेव करने हैं, दोनों को जिप करना है और असाइनमेंट के तौर पे जमा करवाना है। ऑब्जर्व करना है आपने कि दोनों में फर्क क्या आया है। बेहतर है कि उस तस्वीर को आप, दोनों तस्वीरों को आप एक डॉक्यूमेंट फाइल में लगाएं और उन पे नोट लिखें, उस पर टाइप करें कि दोनों को में क्या तब्दीली की है और उससे क्या फर्क नजर आया आपको। जो भी आपको नजर आ रहा है उर्दू में, इंग्लिश में, जैसे लिख सकते हैं उसे लिखें, टाइप करें। अगर आपको टाइप नहीं करना आता तो आप हाथ से लिख के वो तस्वीर साथ लगा दें उस डॉक्यूमेंट के अंदर कि दोनों तस्वीर ए में ये हुआ है, तस्वीर बी में ये हुआ है। ए में हमने ये किया था तो ये ऐसा हो गया है, बी में हमने ऐसे किया था तो ऐसा हो गया है। जो आप महसूस करें उसे लिख दें ताकि आपको याद रहे। ये एक्सरसाइज आपने जरूर करनी है। जिस तरह से मोनोक्रोम इमेजेस को समझना फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए, फाइनल आपकी फाइल बनाने के लिए ज़रूरी था समझना, वैसे ही बिल्कुल ये बुनियादी कॉन्सेप्ट है कि जैसे कि हम लोग डीपीआई से कपड़े की डेंसिटी और जो पिक्सल या लंबाई चौड़ाई के वो कपड़े का साइज़ किस तरह बनाते हैं और उनके आपस में तब्दील होने की वजह से उसके अपीयरेंस में क्या तब्दीली आती है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोगों को ये कॉन्सेप्ट नहीं आता और फिर वो बाद में मुश्किल का शिकार होते हैं। तो आपने प्लीज क्लियर कट इस चीज को समझ लेना है और इसको अप्लाई भी करके देख लेना है। अब हम लोग अपना, हमारा मेरा ख्याल टाइम पूरा हो गया क्लास का भी, तो आगे चलते हैं। आज की लैब में हम लोगों ने सीखना है बेसिक ऑपरेशंस, जो इमेज को कंट्रोल करने के बेसिक ऑपरेशंस हैं। तो हम लोग उनके बारे में बारी बारी जानते हैं, तो जितना कि इसमें कवर कर सकेंगे अपने टाइम में वो कवर कर लेते हैं। तो चलें बेसिक ऑपरेशन स्टार्ट करते हैं हम लोग। हम लोग कोई इमेज खोल लेते हैं। तो हमारे जो इमेजेस यहाँ पर लास्ट टाइम, चलें ये वाला इमेज हमारे पास है, पता नहीं नहीं है, चलें ये ऑपरेशन ठीक है। ये हमने एक अदद सेव है एप्पल, ठीक है, इसी पर हम लोग ऑपरेशन करते हैं। तो पहला ऑपरेशन है हमारा री स्केल अप या स्केल डाउन करने का। स्केलिंग का मतलब, स्केल अप या स्केल डाउन करने का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो स्केल करने का मतलब क्या होता है? स्केलिंग का मतलब है साइज छोटा बड़ा करना। ये देखिए, ये जो आपके पास इमेज है इस वक्त, इसकी विड्थ 314 पिक्सल्स है और इसकी हाइट 362 पिक्सल है। तो अगर आपने एस्पेक्ट रेशो लॉक की, आमतौर पर आप एस्पेक्ट रेशो को लॉक रखते हैं बगैर इंटेंशन के, गैर इरादी तौर पर अगर आपने इसको लॉक खोल दिया आपने और आपने कोई एक डायमेंशन चेंज की तो आपका इमेज जो है ना वो डिस्टॉर्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं इसको गलती से मैंने यहाँ 600 डाल दिया है और बाद में मुझे याद ही नहीं आता कि मैंने यार यहाँ पर क्या किया था, तो मुझे समझ नहीं आती और यार ये मैंने क्या कर दिया इमेज को। ठीक है, तो आपने एस्पेक्ट रेशो को लॉक रखना है, रिमेंबर। अनलॉक रखेंगे तो इमेज के खराब होने का शदीद खतरा है। ठीक है, तो आपने इसको लॉक रखना है।
अब दो तीन चीजें होती हैं आमतौर पर जब हम लोग प्रिंटिंग में काम करते हैं, और इवन यहाँ पर भी जैकार्ड पे भी जब हम लोग काम करेंगे, तो हमारा दो मकसद होते हैं कि यार ये आमतौर पर हम लोग पिक्सल्स में प्ले करते हैं, हमारा पिक्सल से ताल्लुक होता है, यार 4000 पिक्सल है यार, 2000 पिक्सल है यार, या 800 पिक्सल है यार, हम पिक्सल से प्ले कर रहे होते हैं। लेकिन बाज दफा हमें डायमेंशन की जरूरत पड़ती है। अगर आपने पिक्सल्स से इसकी स्केल अप स्केल डाउन करना है तो बराह रास्त मसला ही कोई नहीं, जिन्ने मर्जी पा दो, तुम याद है 500 करना है भाई, आधे इंच का है, 5 इंच का है, ठीक है। अगर आपने इसे 5 इंच का बनाना है, या इसकी जो साइज है 5 इंच रखना है, तो यू नो कि हमारी डीपीआई 100 है, हम 100 में बाई डिफॉल्ट काम करते हैं, तो 500 विड्थ का मतलब है 5 इंच की विड्थ, तो हम बराह रास्त यहाँ से इसको 500 पिक्सल कर देते हैं। अब ये इंचेस सही नहीं आ रहे, इसलिए कि हम लोगों ने इसको सही नहीं बनाया हुआ है, तो हमें इन इन दोनों को 100/100 करना पड़ेगा। तो फिर ये अब ये सही बता रहा है। अब ये 500 का मतलब होगा 500 का मतलब होगा 5 इंचेस। तो ये मैंने क्या किया, अब पहले से इमेज को बड़ा कर दिया। बड़े करने को क्या कहते हैं? स्केल अप। क्या कहते हैं? स्केल अप। स्केल अप। स्केल अप स्केल डाउन, स्केल डाउन कर सकते हैं। अगर मैं इसको सिर्फ छोटा सा आधे इंच का बनाना चाहता हूँ, तो मैं इसको स्केल डाउन कर दूंगा, तो ये स्केल डाउन एंड स्केल अप, ठीक है। रिमेंबर, हम लोग किस फॉर्मेट में काम कर रहे हैं? हम लोग इमेजेस के साथ पिक्सल लेवल पे काम कर रहे हैं। याद रखें, स्केल डाउन करना आसान होता है, लेकिन स्केल अप करना आसान नहीं होता। आप सॉफ्टवेयर को तो कह देंगे भाई साहब इसको बड़ा कर दो, लेकिन जब आप एक दफा अपनी चेंजेस अप्लाई कर देते हैं, तो स्केल डाउन से स्केल अप की जो एप्ली जो जो ग्राफिक्स है वो ट्रू मायने में नहीं अप होता। याद रखें, दिस इज मोस्ट कॉशियस वर्ड मैं आपको बता रहा हूँ। स्केल अप करना मोस्ट डिफिकल्ट काम है। जब आप स्केल अप करेंगे तो चीजें डिस्टॉर्ट हो जाएंगी, चीजें खराब हो जाएंगी। स्केल डाउन करना आसान है। इसलिए जब भी हम ग्राफिक्स में काम करते हैं, स्पेशली पिक्सल्स ग्राफिक्स में काम करते हैं, तो हम लोग जो बड़े साइज का इमेज होता है, हमारा जो ट्रू इमेज होता है, उसे कभी खराब नहीं करते। वो हमारा फ्रेश सोर्स है। अगर हम दोबारा से गलती को अपनी को दूर करना चाहते हैं, तो आप हमेशा अपने ओरिजिनल इमेज को प्रिजर्व रखते हैं, और जब आपको ज़रूरत अगर खुदा न खास्ता पड़ जाती है किसी गलती की वजह से, तो वापस आप वो उस पर चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं। तो स्केल अप करना है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, हम स्केल डाउन करते हैं, हमने 100 गुना इसको कम कर देना, 10 गुना इसको कम कर देना है 50 पिक्सल का करके। तो मैं करता हूँ इसको, ठीक है, ओके कर देता हूँ। तो क्या मैं इसको स्केल अप कर सकता हूँ वापस 500 पिक्सल का? कर तो सकता हूँ। आई विल राइट ओवर हेयर। क्या आप समझते हैं ये सेव वापस आ जाएगा? क्या ये वही सेव है? क्यों नो नहीं? सर। ठीक है। तो अब ये याद रहेगा आपको, मैंने एग्जांपल भी दिखा दिया आपको कि स्केल डाउन करना आसान है, स्केल अप करना आसान नहीं है। स्केल अप का मतलब है रीसैम्पलिंग। हम लोग दोबारा उसी अंदाज में रीसैम्पलिंग नहीं कर सकते जब एक दफा इमेज को चेंज कर देते हैं। तो मैं इसका तरीकाकार है, मैं आई शुड अनडू, मैंने कंट्रोल जी किया है, और ये अब ये 300 पिक्सल का है, तो ये उस तरह से टूटा हुआ नहीं है। तो स्केल अप स्केल डाउन मैंने बता दिया आपको। तो यहां तक समझ आ गई बच्चे? स्केलिंग की समझ आ गई? स्केलिंग में मसला नहीं है कोई? एक्सक्यूज मी सर। जी बेटा। जी मैं सुन रहा हूँ। सर हमें किस तरह पता चलेगा कि एक इमेज को हम कितना बड़ा कर सकते हैं, मतलब एक फिर उसके एक पिक्सल्स को। हम लोग एक इमेज को अनलिमिटेड बड़ा कर सकते हैं। मैं यहाँ पर 3000 डाल देता हूँ, 3000, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर तो मुझे नहीं रोकेगा, कहेगा ठीक है भाई साहब मैं कर देता हूँ। लेकिन आप देखें इसका रिजल्ट क्या बना है, ठीक है। ये मैं वही बात कर रही हूँ कि फिर तो इसका रिजल्ट खराब हो जाएगा, ये पिक्सेलेट हो जाएगा सारा। हाँ, जब आप छोटे इमेज से बड़ा इमेज बेटा बनाएंगे, स्केलिंग अप करेंगे, स्केल अप इज नॉट एडवाइजेबल, ठीक है। थोड़ा सा स्केल अप कर सकते हैं, 1 गुना, हाफ गुना, ठीक है। 100 में से 1%, 2%, 4%, टाइम्स 10 गुना बड़ा कर रहे हैं, 10 टाइम्स बड़ा कर रहे हैं, 5 टाइम बड़ा कर रहे हैं, यू कैन डू दैट, ठीक है। इवन दो
कि वो जो 1%, 2%, 5% उसमें भी देखेंगे कि आपके जो निटी ग्रिटी में जाएं, उसकी छोटी छोटी बारीकी में जाएं, यू वुड सी दैट कि इट हैज बीन क्रैक्ड, वो टूट गया है। ओके। ठीक है, हमेशा स्केल डाउन से स्केल अप नहीं करते हैं, स्केल अप से स्केल डाउन की तरफ जा सकते हैं आप लोग। ठीक है, ये हो गया। अब स्केलिंग के साथ साथ ये ट्रांसफॉर्म का जो मीनू है ना, ये मेरा बहुत लजीज, मुझे बहुत पसंद है। ठीक है, अब मैं आपको क्रॉपिंग के बारे में बताने लगा हूँ। क्रॉपिंग के दो तरीकाकार हैं। वन इज एग्जैक्टली नोइंग व्हाट यू वांट टू डू। आप एक चीज आपको बिल्कुल बराह रास्त पता है कि आपने क्या करना है, और एक आपने विजुअली करनी है। अगर आपने कोई चीज विजुअली करनी है तो विजुअली करने के लिए आपको सिलेक्ट टूल यूज करना पड़ेगा। मसलन सिलेक्ट टूल इज दिस वन, रेक्टेंगुलर सिलेक्शन है। मैं अगर रेक्टेंगुलर नहीं लेना चाहता, मैं इसको लेना चाहता हूँ ये जो सेंटर से ऑनवर्ड हो रहा है। अगर मैं सर्कुलर फॉर्म में लेना चाह रहा हूँ, ठीक है, या बेजवी शक्ल में लेना चाह रहा हूँ, और सेंटर इज समथिंग ओवर हियर, तो मैं इसको ऐसे सिलेक्ट कर सकता हूँ। अब सिलेक्ट करने के बाद मैं इसको क्रॉप का बटन दबाऊंगा, इमेज क्रॉप, सी से प्रेस करने से ये क्रॉप हो जाएगा। तो एक्चुअली ये क्रॉप हो चुका है, चूंकि बैकग्राउंड भी इसका वाइट है, वो नजर नहीं आ रहा। आप देख रहे हैं कि जो शेडो है वो कट गया, इसलिए नुमाया हो रहा है। यहाँ पर बैकग्राउंड और वो जो क्रॉप पोर्शन एक जैसा इसलिए नजर नहीं आया हमें। ठीक है, लेकिन अगर आप इसकी इमेज के डायरेक्शन देखें, डायमेंशन देखें जाके, तो ये 3000 से 2680 पिक्सल का हो गया। ठीक है, तो ये इज विजुअली सेलेक्टिंग एंड क्रॉपिंग। वन इज क्रॉपिंग में क्या होता है, सेलेक्ट द इमेज एंड क्रॉप द इमेज। ठीक है, ये विजुअली कर रहे होते हैं। लेकिन अगर आपको एग्जैक्टली डायमेंशन पता है, मसलन मैं समझता हूँ कि ये जो सेब है ना, ये दाएं बाएं से तकरीबन सेंटर में पड़ा होगा। ठीक है, तो मैं अंदाजा लगा लेता हूँ। अच्छा, एक और टूल मैं आपको बताता जाऊँ। आमतौर पर विजुअली आपको ये लाइनें नजर नहीं आ रही होती, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कर्सर की लाइनें नजर नहीं आ रही होती। अगर आप चाहें तो कर्सर लाइंस ऑन कर सकते हैं। फॉर दिस यू हैव टू प्रेस जी फ्रॉम द कीबोर्ड। क्या प्रेस करेंगे? जी सर। जी। जी प्रेस करने से आपके जो कर्सर के जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल जो लाइंस हैं वो नजर आना शुरू हो जाती हैं। अगर आप देखें तो मुझे ये ऐसे करके मैं हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा हूँ ना, तो मुझे लग रहा है कि मैं सेब की बिल्कुल एज पे पहुंच गया हूँ, राइट एज के ऊपर। तो यहाँ पर ये आ रहा है, एक्स में आ रहा है 2669 पिक्सल्स। ठीक है, तो तकरीबन ये 300 पिक्सल इस तरफ है। और अगर मैं यहाँ से देखता हूँ तो यहाँ से तकरीबन 500 पिक्सल है। तो मुझे 800 पिक्सल क्रॉप करना है दाएं और बाएं से टोटल मिला के। ठीक है, टोटल मिला के 800 पिक्सल क्रॉप करना है। मैं ट्रांसफॉर्म में जाता हूँ और मैं यहाँ से कहता हूँ मुझे 800 कम कर दो, विड्थ में 800 कम कर दो। तो 300 में से 800 के कितने रह गए? सर 300 या 200। 3000। और 300 कह रहा हूँ, 3000 में से ए 700 माइनस कर दिए तो बाकी 2300 रह गए। ठीक है, 2300 पिक्सल। अब ये 2300 पिक्सल क्या करेगा, हम कुल असल डायमेंशन थी 3000, और अब हमारी होगी 2300, 700 का फर्क आ गया। अब अगर मैं इसको ऐसे ही रखता हूँ ना, कहीं और क्लिक करता हूँ, इसका फोकस आउट करता हूँ हमारे विड्थ के इस इनपुट बॉक्स से, तो आप देखेंगे कि ये पूरे इमेज को स्केल डाउन कर देगा। 3000 के मुकाबले में 2300 के विड्थ का कर देगा। बाय डिफॉल्ट ये यही करेगा। ठीक है, तो इसने ये किया, स्केल डाउन कर दिया। लेकिन मैं स्केल डाउन नहीं करना चाह रहा। मुझे ये नीचे ऑप्शन है ना, ये मेरे पहली वाली ऑप्शन ली हुई है। फर्स्ट ऑप्शन इज स्केलिंग ऑप्शन। बाकी ऑप्शन है जो है ना, वो क्रॉपिंग की ऑप्शन है, क्रॉपिंग फ्रॉम बोथ साइड्स, दिस वाली ऑप्शन। तो आप देखें, दाएं तरफ से इसने थोड़ा सा सेब का हिस्सा भी काट दिया, बाएं तरफ से थोड़ा सा बच गया। ठीक है, तो मुझे अनइक्वल क्रॉपिंग करनी पड़ेगी, इक्वल क्रॉपिंग नहीं कर सकता दोनों तरफ से। अगर मैं 700, 350 पिक्सल काटूंगा तो ये सेब का कुछ हिस्सा यहाँ से कट गया, कुछ मेरा बाकी रह गया। ठीक है, और दूसरी बात ये कि जब मैंने यहाँ से 700 कम किया है ना, उसने एस्पेक्ट रेशो लॉक होने की वजह से विड्थ भी ऑटोमेटिकली कम कर दी है। तो मेरा तो भाई विड्थ से ताल्लुक नहीं था अभी, तो मैं इसे रीसेट करता हूँ, इसे अनलॉक करता हूँ, यहाँ पर 2300 डालता हूँ, और मैं कहता हूँ भाई अब तुम मुझे बताओ। तो अब वो ऊपर वाला ऐसा नहीं काटा, उसने दाएं बाएं वाला काटा है। इवन दिस इज नॉट फेवरेबल फॉर मी। तो मैं क्या करता हूँ, मैं थोड़ा थोड़ा सा इसको बढ़ाता जाता हूँ। आई विल कीप ऑन इंक्रीजिंग दिस, थोड़ा थोड़ा सा बढ़ाता जाता हूँ। जहां मेरी मुझे लगेगा ना कि इसका एज ठीक हो गया है,
वहां मैं इसको छोड़ दूंगा। तो आप एक क्रॉपिंग का मेथड ये वाला भी है। तो मुझे ये क्रॉपिंग का मेथड बहुत पसंद है। आमतौर पर जब आप फाइल्स बनाते हैं कंपोज जैकार्ड की, तो उस वक्त ये बहुत काम आता है। ठीक है, अभी ये तकरीबन एज पे आ गया। इधर से मुझे थोड़े से पिक्सल जो है ना वो तकरीबन कोई 115 पिक्सल और या 100 पिक्सल और काटने पड़ेंगे। इसको मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। एक्सेप्ट करने के बाद मैं कहता हूँ जी मैंने दोबारा फिर 100 पिक्सल और काम करने हैं विड्थ में। तो मैं यहाँ पर 370 की बजाय 270 करता हूँ। इस दफा मैं कहता हूँ भाई मेरा राइट एज बरकरार रखो, लेफ्ट एज से मेरे पिक्सल कम कर दो। इधर से इसने पिक्सल काट दिए हैं इस ऑप्शन की वजह से। अगर ऐसे लेता तो, अगर मैं ये ऑप्शन ऐसे लेता तो फिर क्या, ये दोनों ऑप्शन एक ही बात है। ठीक है, ये टॉप कॉर्नर को ले रहा है, ये बॉटम कॉर्नर को ले रहा है, लेकिन दोनों तरफ दोनों राइट साइड सेव कर रहा है। इस तरफ से ये और जरा सेव इसने काट दिया यहाँ से। तो मुझे ये वाली ऑप्शन या ये वाली ऑप्शन मेरे लिए ठीक है। अब देखेंगे मैंने इसको ऐसे क्रॉप कर लिया। अब इसको ओके करता हूँ मैं, और इसी तरह से मैं क्रॉपिंग मैंने बॉटम और टॉप और बॉटम से भी करनी है। तो मेरा अंदाजा है कि ऊपर से तकरीबन 3156 हमारा टोटल साइज क्या है, 3500। 3500 में से तकरीबन 400 पिक्सल ऊपर से कम होंगे। तो 3400 की बजाय मैं इसको 059 कर देता हूँ। और मैं कहता हूँ भाई मेरे तुम ऊपर से काटना मेरा इमेज जो है ना। तो ये देखें थोड़ा ज़्यादा कट गया है, तो मैं इसको 70 कर देता हूँ। अभी भी शायद ज़्यादा काट दिया मैंने। तो 120 करने से क्या होता है, 120 करने से भी मैं थोड़ा सा और इसको और थोड़ा मैं कर देता हूँ इसको ज़्यादा। तो तकरीबन ये मेरा पूरा हो गया। इसे मैं ओके करता हूँ और नेक्स्ट टाइम मैं नीचे से क्रॉप कर लेता हूँ। तो नीचे से मेरे हैं तकरीबन 300 पिक्सल के करीब आ रहा है, 340 पिक्सल आ रहे हैं। 340 इसमें से कम कर दिए तो ये हो जाएंगे तकरीबन 2750 के करीब कोई पिक्सल आएंगे ये। ठीक है, और इस दफ़ा मैं ये वाली ऑप्शन लेता हूँ। थोड़ा सा कम काटता हूँ मैं। ये तो कम कर रहे हैं ना, ज़्यादा करना है हम लोगों ने, इसको ऊपर की तरफ करना है। तो ये जहाँ पर आके ये सेट हो जाए, तो मैं इसको मैनुअली भी डाल सकता हूँ और ऑटोमेटिकली। मेरा ख्याल है यहाँ पर ये ठीक है, 2800 पूरा कर देते हैं इसको। ले जी, ये मेरा सेम मैंने क्रॉप कर दिया। तो दिस इज अनदर मेथड। तो दो मेथड बताएं क्रॉपिंग के मैंने। वन इज बाय विजुअली सिलेक्टिंग द ऑब्जेक्ट एंड देन क्रॉपिंग बाय सी कमांड, और अदर वन इज बाय यूजिंग ट्रांसफॉर्म टूल। ट्रांसफॉर्म टूल में आप लोग डायमेंशंस बताते हैं और क्रॉपिंग का एरिया बताते हैं कि कौन से एज को, कौन से किनारे को रखे और कौन से किनारे से ये तस्वीर को काटे। तो इस तरह से आप क्रॉपिंग कर सकते हैं। क्रॉपिंग के बाद सेकंड, इसके बाद हमारे पास इमेज की रोटेशन आती है। आप इमेज को रोटेट कर सकते हैं, ये मुझे बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। ये एंगल्स बताएं, 0 एंगल, 45, 90, 180, ठीक है, 315। अगर आपकी इससे तसल्ली ना हो तो आप उसको घुमा भी सकते हैं जितना चाहें। आप अपने इमेज को घुमा सकते हैं। सेव थोड़ा सा सीधा कर देते हैं हम लोग, ठीक है, या उल्टा कर देते हैं, जो आपकी मर्जी, आप या घुमा सकते हैं पूरे इमेज को। ठीक है, तो रोटेट आप कर सकते हैं। तो स्केलिंग, क्रॉपिंग एंड रोटेटिंग, ठीक है। उसके अलावा आप बेसिक ऑपरेशन कर सकते हैं, मिरर कर सकते हैं हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली, हर दफ़ा 45 डिग्री पर टर्न कर सकते हैं इस निशान से। ठीक है, तो ये आपके ट्रांसफॉर्म के सारे तीनों टूल्स हैं। ठीक है, तो और क्या था मेरे लेक्चर में, और क्या बताना था आपको? क्रॉपिंग, सिलेक्शन, रीजन, डिसलेक्टिंग, टाइप ऑफ सिलेक्शंस। टाइप ऑफ सिलेक्शंस में हम लोग, मैं नेक्स्ट टाइम बताऊंगा, वो उस पर काम लंबा हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा इसकी रिपीट्स के बारे में बता देता हूँ। मसलन आप इमेज की रिपीट्स बना सकते हैं। तो ये वाला जो मेनू है ना, ये दो जो है, डुप्लीकेट एक्स एंड डुप्लीकेट वाई, ये थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। डुप्लीकेट एक्स का मतलब है कि आप अपने इमेज को हॉरिजॉन्टली रिपीट करना चाह रहे हैं। सिंपल एक दफ़ा रिपीट करना चाह रहे हैं तो एक दफ़ा दबा दें आप शिफ्ट, और 9 के ऊपर जो छोटी होती है ना पैरेंथेसिस, ओपन पैरेंथेसिस, उसको, उससे ये बनाता है। शिफ्ट मैं दबाऊंगा, मैं इसके डुप्लीकेट्स बनाता जाऊंगा। आप देखेंगे
काफी सारे डुप्लीकेट बन गए हैं। यू और ये सो है। वो ज्यादा दफा दबा रही है भाई, मैंने देख लो कंप्यूटर को हैंग कर देता है। ठीक है, ये सॉफ्टवेयर बहुत रिस्पॉन्सिव है, फौरन देखे ना देखे आपके कहने पर अमल करना शुरू कर देता है। वो मैंने बटन ज्यादा दफा दबा दिया है, तो सेव साहब ज्यादा दफा कॉपी हो गए, कंप्यूटर मेरा हैंग होने लगा था, बच गया। ठीक है, बी केयरफुल विद दिस सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर काफी ज्यादा रैपिडली चीजें अप्लाई करता है, सम टाइम इतना रैपिड होती हैं कि वो रैम ही चौक हो जाती है कंप्यूटर की। तो इस ये एक खूबी कह लें या खामी कह लें, थोड़ा सा ये फ्लिमजी है, इस लिहाज से आपने इसको सोच समझ के इस्तेमाल करना है। इस सॉफ्टवेयर में इस वजह से आप अपना काम मुसलसल सेव रखें, हर 1 मिनट 2 मिनट के बाद कंट्रोल एस प्रेस करते रहें, ताकि ये ना हो कि आपकी किसी गलती की वजह से सॉफ्टवेयर क्रैश हो और अब सारा काम आपको दोबारा करना पड़े। ठीक है, ये क्वेश्चन है क्या, सॉफ्टवेयर आपकी कमांड के ऊपर बहुत क्विकली रैपिडली अप्लाई करता है, और बाज दफा वो रैपिडनेस जो है ना वो रैम को चोक करने के काबिल होती है। जैसे अभी ये सेव मैंने कितनी दफा कॉपी कर दी है, से वो बटन मैंने दबा के रखा है तो मुसलसल कॉपी हो गया। क्यों कॉपी कैसे होता है, जब एक दफा कॉपी हो जाता है ना तो उसके वो दुगना हो जाता है, अगली दफा फिर दुगना हो जाता है, इसलिए बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। कंट्रोल जी पे प्रेस करता हूँ तो आप देखेंगे कि हर दफा ये रैंड काफी तेजी से काम होते हैं। ठीक है, पता नहीं अंडू भी कर रहा है कि नहीं कर रहा, कर रहा है, ये देखो हर दफा इतने ही ऐड हो जाएंगे इसके अंदर। ठीक है, वो देखो ये कंट्रोल जी भी मैंने ज्यादा दफा दबा दिया। तो रिमेंबर कि सॉफ्टवेयर साहब बहुत तेजी से काम करते हैं। ओ भाई आगे आ जा। अच्छा बस बस बस, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ से डुप्लीकेट कर सकता हूँ बाय प्रेसिंग दिस वन। ठीक है, तो डुप्लीकेट मैं बना सकता हूँ इसके, रिपीट बना सकता हूँ। अच्छा यार अजान होने लगी है, जरा 2 मिनट वेट कर लें। जी सर। तो 2 मिनट बाद दोबारा जी
जी क्लास। हाँ जी, है सर, आप लोग मौजूद हैं? जी सर। तो हम लोग यस सर। हम लोग हम लोगों ने इमेज को डुप्लीकेट करते हुए उसकी जो है ना वो रिपीट्स बना सकते हैं, उसको मल्टीपल टाइम रिपीट्स करवा सकते हैं, ठीक है। तो एक दफा रिपीट करने से देखेंगे, एक दफा रिपीट करने से 2 हुए थे, अगली दफा रिपीट करने से ये 4 हो गए हैं, फिर नेक्स्ट टाइम रिपीट करेंगे तो 8 हो जाएंगे, फिर 16, फिर 32, 64, ये हर दफा 2 2 का पहाड़ा पड़ेगा, ठीक है। 2 रेज़ टू पावर का पावर पढ़ा पड़ेगा, ठीक है। तो अगर मैं इसी तरह से इसको डाउनवर्ड कॉपी करूँ तो ये दूसरी वाली ब्रैकेट से है, शिफ्ट 0 से, ठीक है। तो ये एक दफा कॉपी होगा, अगर दोबारा मैं कहता हूँ तो फिर ये दोबारा फिर कॉपी हो जाएगा, लेकिन इस दफा ये 2 की बजाय 4 हो जाएंगे, ठीक है। तो इसी तरह से अगर मैं इसको हाफ रिपीट बनाऊँ उसकी, ठीक है, मैं दोबारा वापस से इसको 1 पे चला जाता हूँ। सम टाइम यू नीड अ रिपीट जो कि सीधी सीधी रिपीट हो, सम टाइम आपको चाहिए होता है कि आप उल्टा रिपीट करो, सीधा उल्टा रिपीट करो, ठीक है, एक सीधा है और एक उल्टा है। इसी तरह से अगर मैं दोबारा यही कमांड दूंगा तो फिर भी ये यही चीज बनाएगा, ठीक है। तो इसका इन्वर्स ये आ गया और इसका इन्वर्स ये आ गया, इसने इसको मिरर किया है और इन्वर्ट किया है, ठीक है। अगर मैं 1 लेस करता हूँ तो इसका क्या मतलब होगा? कोई फर्क नजर आया? ये जो कमांड ली है अभी हम लोगों ने, इसमें फर्क नजर आया? ये वाला जो है, मिरर x-1, नहीं आया ना नजर फर्क कोई? हम्म, बेटा फर्क नजर नहीं आया ना? नो सर। एक्चुअली देखो यहाँ लिखा हुआ है, इसके हॉरिजॉन्टल पिक्सल कितने आ रहे हैं? 18,160 होने चाहिए थे, ये 59 है। तो ये जो -1 है ना, ये 1 पिक्सल कम कर देता है, ये असल में वीव्स का डुप्लीकेट बनाने के लिए है। आपको याद होगा, आप 12 से पॉइंट 12 बना सकते हैं, 12 से पॉइंट 12 बना सकते हैं। चले मैं खोल के दिखाता हूँ, यहाँ पर मैं न्यू विंडो खोलता हूँ और न्यू विंडो को कहता हूँ हमारी वो जो लाइब्रेरी थी ना, लोड ब्राउज में जाके, तो हमारी थी वो लाइब्रेरी पड़ी हुई, कहाँ पड़ी हुई थी? दैट वाज ऑन माय डेस्कटॉप, दैट वाज हियर, दैट वाज न्यू लाइब्रेरी, ये है पॉइंट 12, ठीक है। तो अगर कंट्रोल 0 कर देता हूँ ना, थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ, अगर मैं इसको सिंपल मिरर करूंगा ना रिपीट करते हुए, सिंपल ये वाला लूंगा, तो ये देखे दरमियान में ये 2 जगह से जुड़ जाता है, जबकि पॉइंट 12 में होता है कि दरमियान में एक पॉइंट आना चाहिए। तो मैं इसको ऐसे रिपीट करने की बजाय अगर मैं इसको ऐसे रिपीट करूँ, ये -1 वाला, तो आप देखें वो पॉइंट नहीं बना। तो वो -1 क्या करता है कि सेंटर में जो 2 डुप्लीकेट हो रहे होते हैं ना, उनमें से सिर्फ एक को रखता है, बाकियों को नहीं रखता। तो ये 10 की रिपीट बनने की बजाय एक्स में 9 की रिपीट बननी। समझ आई इस पॉइंट की? जी सर। यस सर। अच्छा जी, अब हम लोग अगर इसको, इस वाले जो हम लोग को फॉलो कर रहे थे, इसमें 1 2 चीजें और रह गई। वो ये कि अगर हम लोग इसको उल्टा सीधा भी कर सकते हैं, एक तो मिरर था ना, एक्स की डायरेक्शन में मिरर था, ये वाई की डायरेक्शन में भी मिरर कर सकते हैं, एक इस तरह से यानी कि लंबाई में उल्टा किया हुआ है हमने, लंबाई में मिरर किया हुआ है हमने, ठीक है। तो ये भी हो सकता है, और लंबाई में भी मिरर हो और चौड़ाई में भी मिरर हो, एक हम ये भी कर सकते हैं। मसलन हम लोगों ने ये लंबाई में भी मिरर होगा और चौड़ाई में भी, एक एक तो नीचे वाला हिस्सा ऊपर चला गया, एक दायां वाला हिस्सा बायां आ गया, बायां दायां हो गया और अप डाउन हो गया, तो दोनों तरफ से ही मिरर हो गई। तो ये हो सकता है। उसके अलावा यहाँ पर सबसे मज़ेदार मुझे लगता है बाज दफ़ा ये वाला, ठीक है। तो अगर मैं इसको आर प्रेस करता हूँ तो देखें, एक तरफ के जो सेब हैं वो दूसरी तरफ के सेब के बीच में से स्टार्ट हो रहा है, इसको हाफ ड्रॉप बोलते हैं। ये हाफ ड्रॉप रिपीट जो होती है ना, ये खाली जगहों को कवर करने के लिए इस्तेमाल होती है, यूनिफॉर्मिटी डालने के लिए इस्तेमाल होती है, भरा भरा बनाने के लिए इस्तेमाल होती है, खाली जगह कम करने के लिए इस्तेमाल होती है। हाफ ड्रॉप जो है ना वो बहुत कामयाब है, ये खूबसूरती में इजाफा करती है, रिपीटेडनेस की जो इलनेस है, जो उसका बुरापन है, उसको कम करती है।
तो हाफ ड्रॉप रिपीट बड़ी कामयाब होती है मेरे ख्याल में, ठीक है। तो ये खुद ही देख लें, ये हमने उसी तरह से रिपीट किया हुआ है, थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन अगर हम इसको हाफ ड्रॉप कर देते हैं तो ये अच्छा लगना शुरू हो जाता है। एक्स की डायरेक्शन में भी हाफ ड्रॉप कर सकते हैं, या इस दफ़ा हमने वाई की डायरेक्शन में किया है, और इस तरफ हमने एक्स की डायरेक्शन में किया था, हम उससे पहले हमने वाई की डायरेक्शन में किया था। तो दोनों तरफ से हाफ ड्रॉप कर सकते हैं, एक्स की डायरेक्शन में या वाई की डायरेक्शन में। एक दफ़ा मैं आपको सिंगल भी करके दिखा देता हूँ कि ये देखिए यहाँ से मैंने हाफ ड्रॉप किया लाइक दिस वन, और अगर मैं इसको इस तरफ करूँ, इसको यहाँ पर हाफ ड्रॉप किया है मैंने इस तरह से। तो दोनों के हाफ ड्रॉप में थोड़ा सा फर्क है, एक लंबाई में होता है और एक विड्थ में होता है। हाफ ड्रॉप की भी आगे शक्लें हैं, एक तरफ की रिपीट हो, एक तरफ की मिरर हो, दोनों तरफ की मिरर हो। फिर डायमंड, डायमंड क्या होता है? डायमंड ये होता है कि सेंटर में एक लाइन आएगी और वो चीज मिरर हो जाएगी। अगर मैं इसको आर करके दिखाऊं, तो डायमंड का मतलब है कि वो तिरछी रिपीट बनाना। डायमंड का क्या मतलब होता है? किसी चीज की डायगोनल रिपीट बनाना। ठीक है बेटा, इसकी समझ, इस पॉइंट की समझ आई? बाज दफा ये बहुत, एक दफा मैंने ये डिजाइन बनाया था, तो जिसको मैंने बना के दिया था, ही वॉज वेरी हैप्पी कि यार ये कैसे किया। तो डायमंड रिपीट जो है वो डायगोनल रिपीट बनाने के लिए होती है। आमतौर पर इसका फायदा तब होता है जब कोई चीज हमारे वाप के धागे और वेफ के धागे लंबाई और चौड़ाई में होते हैं। बाज दफा कोई चीज लंबाई और चौड़ाई में पूरी पूरी आने की वजह से कपड़ा खराब होता है, तो उसको आप इस तरह से फैलाते हो कि वो लंबाई चौड़ाई में ना आए, बल्कि तिरछे रुख आए, डायगनली वो प्लेस हो। तो उसके लिए फिर वहां पर ऐसी रिपीट बनाना कामयाब हो सकता है। ठीक है बेटा, यही काम हम लोग एक्स की बजाय वाई डायरेक्शन में भी यही काम हम कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे दोनों का रिजल्ट सेम है, इसलिए कि दोनों तरफ बराबर ही इमेज हमारा बराबर है। तो और भी चीज़ें इसके अंदर हैं, हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। फिलहाल आज के लिए हम इतनी ही बातें करते हैं। रिपीट की और बहुत सारी ऑप्शन सॉफ्टवेयर में अवेलेबल हैं। आई लव दिस सॉफ्टवेयर बिकॉज ऑफ द रिपीट्स। इसमें रिपीट बनाना इज अ ब्रीज, इज ठंडी हवा का झोंका है। ठीक है, तो आप रिपीट्स बना सकते हैं कोरल ड्रा में जब बनाते हैं, आप फोटोशॉप में रिपीट्स बनाते हैं। लेकिन जो मज़ा इस सॉफ्टवेयर में आता है, जो कंट्रोल आपको यहाँ मिलता है, वो बाज़ दफ़ा लगता है कि बाकी सॉफ्टवेयर में नहीं है। तो यहाँ पर रिपीट्स बनाना बहुत मज़ेदार है। एक तो ये बेसिक रिपीट्स थे, एडवांस रिपीट्स भी हम लोग देखेंगे। आज के लिए मेरा ख्याल इतना काम काफ़ी है। तो हम लोगों ने हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, हाफ ड्रॉप, डायमंड रिपीट्स, मल्टीप्लाई, श्रिंक, हाफ, ये मैंने नहीं अभी बता रहा, ये अभी हम नेक्स्ट टाइम करेंगे, आपके लिए काफ़ी बर्डन हो जाएगा, इतनी सारी चीज़ें अब्जॉर्व नहीं होंगी आपसे। तो आज के काम में आपने जो मेजर काम है वो यही है कि आप डेंसिटी का समझ जाएं। तो डेंसिटी का मैं आपको काम दे दूंगा एक, और दूसरा आप दूसरा आप दो चार तरह की रिपीट्स बनाएं और उनके नाम मेंशन करें कि ये जो, कोई एक छोटा सा मोटिव ले लें, छोटा सा इमेज ले लें, उसकी रिपीट्स बनाएं और हर रिपीट्स के नाम साथ लिखें कि ये कौन सी वाली रिपीट है। आपको रिपीट्स को आइडेंटिफाई होना चाहिए, एक्स और वाई डायरेक्शन में वर्टिकल मिरर और हॉरिजॉन्टल मिरर में क्या फ़र्क है, एक्स डायरेक्शन में मिरर और एक्स डायरेक्शन में हाफ ड्रॉप और वाई डायरेक्शन में हाफ ड्रॉप का क्या फ़र्क है। ये फ़र्क आप लोगों को पता होना चाहिए। यू कैन गो एंड अप्लाई दीज सेटिंग मिरर की और रिपीट की ऑन अ मोटिव, ऑन अ स्मॉल इमेज। तो उसको आप डॉक्यूमेंट करो, उसका एक कागज़ पे वो दर्ज करो, ताकि आप लोगों को याद रहे, आपको पहचान रहे कि कौन सी चीज़ क्या तब्दीली लेके आती है। ये आपका होमवर्क होगा। पिछले वाले काम में से किसी को सवाल है तो हम 10 मिनट उस पर लगा लेते हैं। तो वीडियो इंशाल्लाह मैं अपलोड कर दूंगा। अल्लाह, कल कल वाली सेकंड वीडियो इंस्टॉल नहीं हो सकी थी, पता नहीं आज वाली भी हो रही रिकॉर्ड कि नहीं हो रही, मुझे कहीं लिखा हुआ आता है। सही है सर। हो रही है रिकॉर्ड? जी सर। अच्छा, वो कल हम लोगों ने वो जो बीच में से बंद कर दिया था ना, उसके बाद वाली रिकॉर्डिंग नहीं हुई। वो दो तीन दफा मैंने रिकॉर्डिंग की, पता नहीं मेरे कंप्यूटर में मसला था। का आज सारी मॉर्निंग में इसी काम पे लगा रहा कि वो जो सेशन है कल का वो किस तरह से रिकवर हो जाए। तो फिर मैंने वो वीडियो शेयर की थी, देखी किसी ने वो? उसमें सारी चीजें थी, कोई मिस तो नहीं होगी मुझसे? फायदा हो गया था उस वीडियो का कि नहीं? चले देखिएगा, मैंने उसके अगेंस्ट काम दिया हुआ, आज के अगेंस्ट भी काम दे दूंगा।
अभी आप लोगों को पिछले वाले काम में से कोई सवाल है, कल वाले काम में से? जो वीव्स बनानी थी उस पे कुछ लोगों को सवाल था कि सर ये वीव कैसे बनाएं। तो मैंने इस कोर्स की बेसिक रिक्वायरमेंट ये थी कि आप लोगों को वीविंग का बुनियादी काम आता हो। अगर आप नहीं अभी तक आप वो उसकी अप्रोच में आपके आता, तो मैंने आपके ग्रुप में शेयर किया था। वैसे यहाँ पर एक चैनल है मेरा, वो फैब्रिक टेक्नोलॉजी के नाम से है। ये फैब्रिक टेक्नोलॉजी के नाम से है। तो इस फैब्रिक टेक्नोलॉजी के नाम में आप जाएंगे अगर, तो इसके अंदर बहुत सारे कंटेंट मैंने बनाए, बहुत सारे थोड़े से बनाए हुए हैं, ठीक है। बच्चों के साथ जो इंटरेक्ट करता हूँ मैं वो इसमें होते हैं। इसमें ना ये लेक्चर 9, 10, लेक्चर 11, 12 एंड लेक्चर 13 के नाम से 3 लिंक हैं। ये मैंने आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर किए हैं, तो आप लोग ये जाके देख सकते हैं। इनमें वीविंग की बुनियादी मालूमात, वीविंग क्या होती है, वार्प क्या होता है, रीड क्या होती है, धागे कैसे गुजरते हैं, वीव कैसे डिज़ाइन करते हैं, वीव डिज़ाइन क्या होता है, ड्राइंग इन ड्राफ्ट क्या होता है, लिफ्टिंग प्लान क्या होता है, रीड प्लान क्या होता है, वीव बनाते कैसे हैं, राइट हैंड, लेफ्ट हैंड, वार्प फेज, वेफ्ट फेज, साटिन, सटीन, बुनियादी चीज़ें सारी जो है, बेसिक रूल क्या होता है, क्या कौन सी चीज़ ठीक है, कौन सी गलत है, कौन सी चीज़ बन सकती है, कौन सी नहीं बन सकती है, वो इनमें सारी बुनियादी मालूमात मैंने दी हैं। आप लोग जाके देख के पढ़ के तो आप वो जो पिछले वाली असाइनमेंट है वो फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। लेक्चर 8 में भी बुनियादी मालूमात है, अगर लेक्चर 8 भी शामिल कर लें आप तो उसमें भी बुनियादी चीज़ें शामिल हैं। तो ये बच्चों को मैंने बुनियादी कोर्स करवाया था, उसकी वीडियो अपलोड की थी, तो ये इससे आप भी इस्तेफादा ले सकते हैं। तो ये पिछले लेक्चर के बारे में है। और मालूमात कोई पूछनी है आपने? किसी को सवाल है कोई और? सर मेरा सवाल ये पिछले लेक्चर से रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन मैं पूछना ही चाहता था कि इसके बाद भी हमने मजीद किसी सॉफ्टवेयर पर काम करना है? बाद में हम लोगों ने देखें फारूक साहब, इंडस्ट्री में आरा पेंट इस्तेमाल नहीं होता। इंडस्ट्री में वो चीज़ इस्तेमाल होती है जिसकी लोगों को आदत पड़ी हुई हो। जब आप किसी जगह नौकरी करने जाते हैं, आप कहते हैं जी मुझे जैकार्ड का काम आता है, और जी फलाना सॉफ्टवेयर आता है, फलाना सॉफ्टवेयर आता है। आम तौर पर जैकार्ड का बंदा अपना सॉफ्टवेयर खुद क्रैक वर्जन साथ लेके जाता है। जैकार्ड वाले को नौकरी तब मिलती है जब उसके पास सॉफ्टवेयर होता है। तो मार्केट में बहुत सारे सॉफ्टवेयर चल रहे हैं। आमतौर पर ईट सॉफ्टवेयर ज़्यादा चलता है हमारे, जो आसानी से दस्तयाब है, ठीक है। उसके अलावा स्कॉट वीव है, उसके अलावा और भी सॉफ्टवेयर्स हैं, ठीक है, जो मार्केट में हैं। लेकिन वो सारे सॉफ्टवेयर जो है ना वो सारे ओरिजिनल नहीं है, वो क्रैक किए हुए वर्जन है और पायरेटेड सॉफ्टवेयर्स हैं, ठीक है। तो मैं कल की गुफ्तगू में मैंने बताया था कि हम पायरेटेड सॉफ्टवेयर के पीछे नहीं जा रहे हैं, हम वो चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं जो हम इखलाकी तौर पर किसी दबाव के बगैर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज इसलिए मैं आरा पेंट सिखा रहा हूँ मैं आपको यकीन दिलाता हूँ फारूक साहब, आरा पेंट में वो सारे काम हो सकते हैं जो कि किसी भी पायरेटेड सॉफ्टवेयर में या ज़्यादा 40 लाख 45 लाख वाले सॉफ्टवेयर में हो सकते हैं। जो इसमें कमी है वो ये कि ये एंड के ऊपर आपकी JC5 फाइल नहीं बनाता, लेकिन उसका हमारे पास एक मुतबादिल मैं आपको बताऊंगा कि मुतबादिल आप क्या इस्तेमाल कर सकते हैं उसकी जगह पर। तो इंशाल्लाह JC5 हो या EP फाइल हो, अवैस साहब सुन रहे हैं, अब बल्कि अवैस साहब गवाह भी हैं, क्यों भी अवैस साहब, जी हम बिल्कुल सही, अपने ऐसा ही है। हम अपने BMP फाइल फीड करते हैं। क्या नाम, जैकार्ड कौन सा है यूनिवर्सिटी में? बोनास का है सर। हाँ जी, फारूक साहब, बनास का जैकार्ड लगा हुआ है NTU के अंदर। उसमें हम लोग BMP फाइल देते हैं और वो खुद ही उसको EP फाइल में कन्वर्ट कर देता है, हमें EP फाइल में उसको फाइल नहीं देनी पड़ती। जो नए स्टॉबली के जैकार्ड है उसमें भी हमें JC5 लाजमी नहीं JC5 दें, JC7 जो टर्मिनल है जो कि डायमंड में लगा हुआ है, उस पर मैंने खुद तजर्बा किया हुआ है कि आप BMP या टिफ फाइल गालबन दी थी, मेरे एग्जैक्ट फॉर्मेट भूल गया, BMP थी या टिफ थी, वो आप दें तो वो उसको उठा के JC5 में खुद ही कन्वर्ट कर लेता है। तो हमारी बहुत सारी वो प्रॉब्लम जो कि
जेसी फाइल बनाने के लिए हम सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं, वो काफ़ी हद तक हल हो जाएगी। इसके बावजूद भी कोई मसला हो तो मैं हमेशा दस्तयाब हूँ, जो भी मेरे स्टूडेंट्स हों उनके उनका मसला मैं कोशिश करता हूँ हल कर दूँ। तो अगर आपको ज़िंदगी में कभी इस्तेमाल करना पड़ेगा, कोई और मसला मसाइल आएगा, तो मैं आपको गाइड कर दूंगा। फारूक साहब सुन रहे हैं मेरी बात आप? जी जी सर, बिल्कुल। तो आप पूरे एतमाद के साथ ये सॉफ्टवेयर सीखें, इंशाल्लाह आप मायूस नहीं होंगे। इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह सर। ठीक है। अच्छा जी, ये सारी वो बातें थी। अगर आप लोगों को कोई सवाल है तो मैं उसका जवाब दे देता हूँ, अदरवाइज आप इसको जाके खुद प्रैक्टिस करें। रिमेंबर, मैथ की तरह, रियाजी की तरह जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो टाइम स्पेंड करने से आते हैं। कोमल है या उमर साहब आज आए, थोड़ी देर के लिए आए थे फिर चले गए हैं, बाकी लोग भी हैं, अक्सा आपको कह रहा हूँ, उसके अलावा अबीरा गालबन है, उन्होंने कहा था मैं आऊँगी, वो नहीं आई हैं। तो ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं ना बेटा, ये ना प्रैक्टिस से आते हैं, जुड़े रहो इसके साथ, टाइम स्पेंड करो। मैं ये समझता हूँ जी सर। आपको आपको हंड्रेड्स ऑफ आवर्स स्पेंड करने पड़ेंगे इसके ऊपर, तब ये सॉफ्टवेयर आपका दोस्त बनेगा। मैं जो इतनी फ्रीक्वेंटली और फ्लुएंटली चीज़ों के बारे में बता रहा हूँ ना, मुझे कीड़ा है इन चीज़ों के साथ इंटरेक्ट रहने का। मुझे स्क्रीन हर वक्त मेरी कच्छ में होती है, मेरी बगल में होता है कंप्यूटर, जब से मैंने होश संभाला है। तो ये आपको कोई डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको शगफ दिला रहा हूँ, शौक दिला रहा हूँ कि प्लीज आप इस पे टाइम इन्वेस्ट करें। जितना स्क्रीन के आगे बैठ के इससे मुख्तलिफ तरह से इंटरेक्ट करेंगे, काम लेंगे, तभी आपको बेटा फायदा होगा। तो आप लोग जो है वो जी सर। आप लोग जो है ना वो स्पेंड करें टाइम इसके ऊपर। मतलब मैंने अगर आपको एक लैब करवाई ना, वो 5-6 घंटे की लैब है, उसके ऊपर अगर आप 5-6 घंटे काम करते हैं ना, फिर आपको उस पर अबूर आएगा। क्यों भाई, अजनैन आपने काम किया? अजनैन है यहाँ पर? चला गया वो भी शायद। चला गया सर। ठीक है, तो अजनैन शायद वो देख लेगा बाद में। और कौन है? कोमल नहीं। अवैस तुम भी जवाब दे सकते हो। अवैस ने सॉफ्टवेयर सीखा स्पॉटवीव का। अवैस बताओ कितनी जल्दी आता है काम? सर मुझे तकरीबन चौथा साल है, तो अभी पूरी ग्रिप मेरी उस पर नहीं आई। यानी कि ये टाइम पे डिपेंड करता है, ये टाइम स्पैन पे डिपेंड नहीं करता, ये उस वक्त पे डिपेंड करता है कितना आप साथ गुजारते हैं। जी तो सर। वो साथ गुजारना आप 6 महीनों में भी पूरा कर सकते हैं, वो 4 साल में भी पूरा ना हो चाहे। तो ये डिपेंड करता है, मोर यू इन्वेस्ट टाइम, जितना जितना टाइम साथ गुजारेंगे उतना ये आपका दोस्त बनता जाएगा। ठीक है बेटा? राइट तो सर। वो हम मेरा सर हम कर रहे हैं साथ साथ प्रैक्टिस ना। आज भी हमने जाके वो जो आपने कहा था ना बाई हैंड आपने मोनोक्रोम इमेजेस निकालनी है, तो मैंने उसमें प्रैक्टिस की थी। तो जो आप कलर्स के थ्रू निकाल रहे हैं उसमें ज्यादा डिटेल नजर आ रही है एज कम्पेयर टू के आप वो एग्जैक्टली ऑटोमेटिक करते हैं ना। एग्जैक्टली यही मेरा मकसद था कल, जो मैंने आपको सिस्टमेटिकली जो स्टेप्स में बताया था, उसमें और उसमें फ़र्क ये है कि सॉफ्टवेयर एक अलॉगरिदम है सॉफ्टवेयर के पास, वो मोस्ट कंट्रास्ट हाई और मोस्ट कंट्रास्ट लेस को कंपेयर करता है, और फिर वो उनको डार्क और लाइट शेड दे देता है। लेकिन जब आप विजुअली करते हैं तो आप अपनी मर्जी से किसी लाइट एरिया को भी डार्क कर रहे होते हैं, ताकि आपकी बाउंड्रीज जो है ना वो इंटैक्ट रहें, तो वो ज़्यादा अच्छा कंट्रोल आता है उसके साथ। तो ठीक है क्लास, मेरा ख्याल है इतनी बातें काफ़ी हैं आज के लिए। आप जाके एक्सरसाइज करें, मैं आपके ओके सर। लेक्चर जी अपलोड सर, कर, थैंक यू। आप प्रैक्टिस कीजिएगा इंशाल्लाह। तो जो सवाल हो मुझसे पूछिएगा। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर लर्निंग। तो आई एम ऑलवेज अवेलेबल, के क्वेश्चन आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी ओके मच। थैंक यू सर। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीक में मिलेंगे। आप अपना काम पूरा कर लीजिएगा नेक्स्ट क्लास से पहले पहले। अल्लाह हाफिज़। तो अल्लाह हाफिज़।